हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाशर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने हिंदी व्याकरण के 23 पाठ पढ़े हैं और 23वें पाठ में विराम चिन्ह का अध्ययन किया था। जो विराम चिन्ह बचे हुए हैं उनका अध्ययन हम 24वें पाठ में करेंगे। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोज़ बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं। पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियो भी प्रकाशर हिंदी चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं, उनको भी आप देखें और अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें। 24वें पाठ में हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे, छठा, जिसमें है संबोधक चिन्ह, जिसका दूसरा नाम है विस्मय सूचक चिन्ह, जिसका चिन्ह आप देख पा रहे हैं। संबोधक चिन्ह है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए, जब किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए तो विस्मय सूचक चिन्ह या संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन इधर आओ, तो यहाँ पर संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरे रूप में प्रयोग किया जाता है संबोधक चिन्ह का हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में। यानी हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि का भाव प्रकट करने के लिए भी संबोधक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह है, क्या सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर भाव प्रकट किया गया है दृश्य के प्रति, तो संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हाय, अब मैं क्या करूं, तो यहाँ पर संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अरे, तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए, तो इस वाक्य में भी यहाँ पर अरे के बाद में संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सातवां है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, जिसको ऊपरी विराम भी कहते हैं, अवतरण चिन्ह को ऊपरी विराम चिन्ह भी कहते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, और ये दो प्रकार का होता है। अवतरण चिन्ह या ऊपरी विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है कि जब किसी भी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उस कथन के दोनों ओर अवतरण चिन्ह या ऊपरी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। अवतरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। एक होता है इकेरा और दूसरा होता है दोहरा। इकेरा एक के रूप में होता है, जैसे कि जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो तो वहां पर इकेरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब किसी कवि के उपनाम को लिखना हो, पुस्तक का नाम लिखना हो, पत्र पत्रिका का नाम लिखना हो, किसी लेख या कविता के शीर्षक का उल्लेख करना है तो वहां पर इकेरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर का जो उपनाम है, रामधारी सिंह का उपनाम है दिनकर, तो यहाँ पर दिनकर के इकेरा चिन्ह का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, तो रामचरितमानस जो ग्रंथ है तुलसीदास ने रचा था, तो यहाँ पर इस रामचरितमानस के ऊपर यहाँ पर इकेरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा अवतरण चिन्ह है दोहरा अवतरण चिन्ह। वाक्यांश को उद्धृत करते समय दोहरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाक्यांश होता है और जब हम उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं तो वहां पर दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा मैं पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पर जो वाक्यांश है इसके दोनों ओर दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। राजू ने कहा अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है वाक्यांश के दोनों ओर दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो किसी भी वाक्यांश के तो दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है
और किसी कवि के उपनाम, पुस्तक का, पत्र पत्रिका का नाम, लेख व कविता का शीर्षक हो तो उसके दोनों ओर इकेरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 8वां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में किया जाता है। यदि दो शब्दों को हमें जोड़ना है तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द हमें द्वंद्व समास व तत्पुरुष समास में देखने को मिलते हैं, जैसे सुख दुख, तो यहाँ पर योजक चिन्ह के द्वारा दोनों शब्दों को जोड़ा गया है। माता पिता, प्रेम सागर, योजक चिन्ह के द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया है। योजक चिन्ह का प्रयोग और कहाँ पर किया जाता है? पुनरुक्त शब्दों के बीच में। जब एक ही शब्द दो बार आता है तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डाल डाल, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पात पात, घर घर, धीरे धीरे, एक ही जब शब्द दो बार आता है तो उनको पुनरुक्त शब्द कहते हैं और उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग तीसरे रूप में किया जाता है तुलनावाचक सा से सी से पहले। यदि तुलना की जा रही हो और वहां पर सा से और सी हो तो इन सा से और सी से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे भरत सा भाई, तो यहाँ पर भरत और सा के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यशोदा सी माता, सी से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह का प्रयोग चौथे रूप में होता है अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच। अक्षरों में जो संख्याएं लिखी जाती हैं या संख्याओं का अंश लिखा जाता है तो उनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1/3, तो यहाँ पर योजक चिन्ह के द्वारा दोनों शब्दों को जोड़ा गया है। 3/4, तो यहाँ पर जो अक्षर है संख्या है उनको लिखा गया है अक्षरों में, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 9वां विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, जो कि योजक चिन्ह से बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? पहला है नाटकों के संवादों में। नाटकों के संवादों में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे मनसा बोलती है बेटी यदि तू जानती, तो यहाँ पर देखो मनसा के बाद में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मणिमाला बोलती है क्या, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नाटकों के जो संवाद होते हैं उनमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग दूसरे रूप में होता है जब आपस में संबद्ध या समान कोटि की कई वस्तुओं का निर्देश किया जाए। जब आपस में बंधी हुई या समान कोटि की जो अनेक वस्तुएं हैं उनके लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्यत, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी आपस में जो संबंध है, समान कोटि की जो अनेक वस्तुएं होती हैं उनके निर्देश के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि योजक चिन्ह से बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग तीसरे रूप में किया जाता है जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए। यदि कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाती है तो वहां पर भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि आज पिताजी जीवित होते पर अब, तो यहाँ पर बात को छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग चौथे रूप में किस प्रकार से होता है, कहाँ होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग चौथे रूप में विचार श्रृंखला में परिवर्तन अथवा रुकावट प्रकट करने हेतु। जब हम बोलते हैं विचार प्रकट करते हैं तो बहुत सारे जब विचार बोलते हैं तो उस विचार श्रृंखला में परिवर्तन करने के लिए, विचार श्रृंखला में रुकावट पैदा करने के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे और ये सब किसकी देन है,
तुम ही सोचो। तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग पांचवें रूप में होता है उद्धरण में नाम के पूर्व। जैसे व्याकरण शब्दानुशासन है किशोरीदास। यदि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्याकरण शब्दानुशासन है, यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है और दोहरा उद्धरण चिन्ह के बाद में और उसके लेखक के पहले, उसके लेखक के नाम के पहले यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो उद्धरण में नाम से पहले भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 10वां विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह, जिसका आप चिन्ह देख पा रहे हैं। विवरण चिन्ह किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? कोई भी यदि बात कही गई है और उसको स्पष्ट करना है या उसका विवरण प्रस्तुत करना है तो वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ पर पुरुषार्थ 4 हैं, इस वाक्य के बाद में, इस बात के बाद में यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पुरुषार्थ 4 हैं, जो बात कही गई है इसको स्पष्ट करने के लिए, इसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है और फिर इसको स्पष्ट किया गया है, इसका विवरण प्रस्तुत किया गया है कि पुरुषार्थ कितने हैं? 4। तो कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। सर्वनाम, विशेषण। तो यहाँ पर कहा गया कि निम्न जो शब्द हैं इनकी व्याख्या करनी है तो उन शब्दों से पहले यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 11वां विराम चिन्ह है हंस पद, जिसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, जिसे त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। चिन्ह आप देख पा रहे हैं, हंस पद, विस्मरण चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह। लिखते समय यदि कुछ लिखने से रह जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर उस शब्द या वाक्यांश को लिख दिया जाता है। हंस पद, विस्मरण चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि जब हम लेखन करते हैं, लिखते हैं, तब उस लेखन में यदि कोई शब्द छूट जाता है या कोई वाक्यांश छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग कर, हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर छूटे हुए शब्द या उस वाक्यांश को लिख दिया जाता है। जैसे मुझे आज जाना है, यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया कि मुझे आज जाना है, लेकिन लिखना इस प्रकार से चाहिए था या इस प्रकार से लिखा जा रहा था कि मुझे आज जयपुर जाना है, लेकिन यहाँ पर जयपुर छूट गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से मुझे आज हंस पद का प्रयोग किया गया है और जाना है तो यहाँ पर जयपुर को ऊपर लिख दिया गया। हंस पद चिन्ह को लगाने के बाद में उसके ऊपर जयपुर लिख दिया गया कि मुझे आज जयपुर जाना है। इस प्रकार से हंस पद का प्रयोग, त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 12वां विराम चिन्ह है संक्षेपण चिन्ह या लाघव चिन्ह, जो कि हम देख पा रहे हैं। संक्षेपण चिन्ह, लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखते समय आद्य यानी प्रारंभिक अक्षर के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षेपण चिन्ह, लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है कि यदि कोई शब्द बड़ा हो उसको छोटे रूप में लिखना है तो उस शब्द के प्रारंभिक वर्ण यानी आद्य वर्ण, जो उसका प्रारंभिक वर्ण है, अक्षर है, उसके बाद में इस संक्षेपण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उसका वही अर्थ लिया जाता है जो उस पूर्ण शब्द का होता है। जैसे शब्द है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब यहाँ पर जो ये शब्द हैं इनको इस प्रकार से नहीं लिख करके संक्षेपण या लाघव चिन्ह का प्रयोग इन शब्दों के प्रारंभिक अक्षर या वर्ण के बाद में किया गया है। जैसे सम, तो यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
रा लाघव चिन्ह का और सम लाघव चिन्ह का, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस प्रकार से संक्षेपण और लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 13वां विराम चिन्ह है तुल्यता चिन्ह या समता सूचक चिन्ह, जो कि आप चिन्ह देख पा रहे हैं, बराबर का चिन्ह, तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि जब कोई भी शब्द होता है और उसके समान अर्थ वाला, यदि कोई भी शब्द होता है और उसी शब्द का समान अर्थ बतलाने वाला कोई शब्द है, समान मूल्य का कोई शब्द है, समान मान का कोई शब्द है, तो वहां पर उन दोनों शब्दों के बीच में तुल्यता चिन्ह या समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भानु सूर्य। अब भानु का जो अर्थ होता है वही सूर्य का होता है, तो समान अर्थ बतलाने वाले दो शब्द आ गए, तो यहाँ पर तुल्यता या समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 1 रुपया 100 पैसे मूल्य बराबर है, इसलिए समान मूल्य के लिए भी तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 14वां विराम चिन्ह है कोष्टक, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं 3 प्रकार के कोष्टक चिन्ह। इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है? वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु। यदि वाक्य में कोई पद है, वाक्य में जो पद है और कोई पद ऐसा है कि उसका अर्थ स्पष्ट करना जरूरी है, तो वहां पर कोष्टक का प्रयोग किया जाता है और कोष्टक में उसी शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है, उस पद का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है। जैसे मोह की उपमा मयंक से दी जाती है, तो यहाँ पर मयंक शब्द का हम अर्थ नहीं समझ पाए, इसलिए कोष्टक में इस शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया कि मयंक यानी चंद्रमा होता है। कोष्टक का दूसरे रूप में प्रयोग होता है नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए। नाटक में जो पात्र होते हैं और उन पात्रों के जो अभिनय के भाव होते हैं, उन भावों को प्रकट करने के लिए भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे चंद्रगुप्त खिन्न होकर मैं क्या करूं, ठहर कर किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त के मन में जो भाव प्रकट हो रहे हैं उनको स्पष्ट करने के लिए भी यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग किया गया है। खिन्न होकर के, दुखी होकर के कोष्टक का प्रयोग किया गया है, ठहर कर, थोड़ी देर रुक करके। तो यहाँ पर मन के भावों को प्रकट करने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। 15वां विराम चिन्ह है लोप चिन्ह, जो कि आप देख पा रहे हैं। लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है, तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। जैसे तुम्हारा सब काम करूंगा। अब यहाँ पर नाम को स्पष्ट नहीं किया गया कि किसका क्या काम है, तो यहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बोलो बड़ी माँ, तो यहाँ पर बोलो से पहले लेखक क्या लिखना चाहता था उसको छोड़ा गया है, उस अंश की जगह लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और वाक्य के अंत में क्या बोलना चाहते थे, क्या लिखना चाहते थे, वो नहीं लिखा गया है, इस कारण से यहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 16वां विराम चिन्ह है इतिश्री या समाप्ति चिन्ह, जो कि आप देख पा रहे हैं। इतिश्री का अर्थ होता है समाप्त होना, इतिश्री समाप्त। अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अध्याय होता है, कोई भी ग्रंथ होता है, और यदि वो समाप्त कर दिया जाता है, लिख करके समाप्त कर दिया जाता है, तो उसकी समाप्ति पर इतिश्री या समाप्ति चिन्ह यानी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 17वां है विकल्प चिन्ह, जो कि आप देख पा रहे हैं। जब 2 या अनेक में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, तो वहां पर विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि 2 हो या 2 से अधिक हो, अनेक हो, और उनमें से एक को चुनने का विकल्प आपको दिया जाता है, तो वहां पर विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है?
कवयत्री या कवियत्री। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों में से कौन सा सही है, एक विकल्प को चुनना है। तो इन दोनों के बीच में विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि इन दोनों में से एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है वह कौन सा है। इन दोनों शब्दों के बीच में जो ये चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये विकल्प चिन्ह कहलाता है। तो इसमें शुद्ध शब्द है पहले वाला कवयत्री। 18वां विराम चिन्ह है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही शब्द न लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि ऊपर की पंक्ति में कोई शब्द लिखा हुआ है और उस पंक्ति की निचली जो पंक्ति है उस पंक्ति में उस शब्द के नीचे भी यदि उसी शब्द को लिखना होता है तो उस शब्द को न लिख करके पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री रामलाल, अब दूसरा इसी पंक्ति में इसी के नीचे नाम लिखा गया श्री मदन लाल, तो यहाँ पर श्री की जगह हम पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। श्री श्यामलाल, श्री हीरालाल, तो यहाँ पर एक बार श्री लिखने के बाद में वही शब्द जब नीचे लिखा जाता है तो वहां पर उस शब्द को न लिख करके पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 19वां चिन्ह है संकेत चिन्ह, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। 20वां विराम चिन्ह है रेखांकन चिन्ह। किसी महत्वपूर्ण शब्द या पद को रेखांकित करने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में कोई भी शब्द है या कोई भी पद है उसको यदि आप रेखांकित करना चाहते हैं, रेखा के द्वारा अंकित करना चाहते हैं, उसकी पहचान बनाना चाहते हैं, तो उस शब्द के नीचे उस पद के नीचे लाइन खींच दी जाती है, उसको ही रेखांकन चिन्ह कहा जाता है। जैसे गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पर जो गोदान पद है इसके नीचे रेखा खींची गई, इसको रेखांकन चिन्ह कहते हैं। इस गोदान को गोदान की पहचान के लिए यहाँ पर रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बचे हुए विराम चिन्हों का अध्ययन किया है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं।